जी, क्रांतिकारी आदमी। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। एकदम बढ़िया। आप जैसा जोश कांग्रेस में होंदा, भाजपा में होंदा, इनेलो में होंदा, थोड़ी सी उभर जाए। खैर भाजपा तो उभर रही है जी। फिलहाल राजनीति में क्या लग रहा है? देखो, फिलहाल हरियाणा में लोकसभा के जो चुनाव देश में हुए जी, उसको 1 साल हो गया है। 4 साल बाकी। लोकसभा के हो गए। विधानसभा के चुनाव को 7.5 महीने से ऊपर हो रही है। जी। तो अगला जो विधानसभा चुनाव और अगला जो लोकसभा चुनाव होना है, उसके लिए लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब लोग राजनीतिक रूप से, पार्टियों ने भी, इंडिविजुअल भी, जिन्होंने अपनी तैयारियां करनी है इतनी जल्दी, वो भी इतनी जल्दी का भी एक बहुत बड़ा कारण ये है जी, कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव को लेकर के गंभीर दिख रहे हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जगह जगह संगोष्ठियां, जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, और मोदी के लिए ये कहा जाए कि वो कुछ भी कर सकता है। असंभव को संभव करने वाला नरेंद्र मोदी है। वो जो लोग कल्पना नहीं करते वो काम कर देता है। जैसे किसी ने ये नहीं सोचा था कि नोटबंदी हो जाएगी, उन्होंने एक झटके में कर दी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि कोरोना में थाली बजवाएगा नरेंद्र मोदी, सबने बजाई, और सबने बजाई। किसी ने ये नहीं सोचा था कि धारा 370 तोड़ देगा मोदी एक झटके में, और कोई खून खराबा नहीं होगा, 1 मिनट में कर दिया काम। पाकिस्तान में इतने हमले करोगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि राम मंदिर का निर्माण इस ढंग से हो जाएगा, चुपके से होगा, एकदम हो गया। तो अब भी मेरा ये मानना है कि वन देश वन इलेक्शन के तहत मोदी हो सकता है 2029 से पहले भी चुनाव करा दे, 27 में जो लग रहा है। उससे पहले परिसीमन होनी, क्योंकि अभी क्या है, 26 में परिसीमन होना है जी, और परिसीमन में भी बहुत से लोगों का ये मानना है कि बहुत लंबा समय लगता है, 1 साल लगभग। लेकिन नहीं, 5 साल भी लग जाते हैं। अच्छा, बार, हाँ, पिछले बार 5-6 साल लगे थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो प्रधानमंत्री पर डिपेंड है, सरकारों पर डिपेंड है। और मोदी को मैं जो समझ पा रहा हूं कि मोदी बड़ा क्विक डिसीजन लेता है। किसी ने ये सोचा था कि एकदम सीज फायर हो जाएगा, सारा देश, पूरी दुनिया ये सोच रही थी भाई पता नहीं क्या होगा, कितना लंबा चलेगा युद्ध, कितना लंबा युद्ध चलेगा, और आधी मिनट नहीं लगाई। तो वो जो लोग कल्पना नहीं करते उससे ऊपर का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अब राजनीतिक पार्टियां भी धीरे धीरे उनकी बातों को समझ रही हैं, क्योंकि अब 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी को भी, तो उसको भी समझ गया अब लोग, भैया क्या पता 29 से पहले भी करा दे चुनाव। तो इसलिए आप ये देखो, 7.5 महीने बीत जाने के बाद अब कहीं ना कहीं, चाहे विपक्षी पार्टियां, इंडियन नेशनल लोकदल है, वो भी सड़कों पर उतर गई है। जेजेपी भी अपने छोटे मोटे प्रोग्राम अब शुरू कर दिए उसने भी। कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा ने भी लोगों से मिलना जुलना बड़े स्तर पर शुरू कर दिया है। और बीजेपी तो 9 तारीख से ही चुनावी मैदान में है, इलेक्शन खत्म होते हैं, वो तो 8 तारीख को चुनाव परिणाम आया, 9 से उसने जो है अपनी शुरुआत कर दी। कहीं ना कहीं बीजेपी को मात भी तभी मिल सकती है जब बाकी राजनीतिक पार्टियां भी उसी के हिसाब से काम करें, उतनी ही ताकत लगाएं, उतना ही ज्यादा लगाएंगे तो। लेकिन दूसरी तो क्या करते हैं, बीजेपी वाले तो 9 तारीख से शुरू हो गए, दूसरे अब 7.5 महीने में जागे हैं। उनका भी ये समझ में आई भाई चुनाव भी आ गए। मैं कांग्रेस की पोस्ट देखा करूं, कई बार उनके नोटिफिकेशन आ जाए, भाजपा के टाइम में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती संख्या, इतनी महंगाई बढ़ गई, क्या इन सब से जनता जागरूक हुआ है? मन लगता नहीं। देखो मैं बताऊं आपको, दरअसल बीजेपी और कांग्रेस में मूल अंतर क्या है। बीजेपी क्या थी जब कांग्रेस का राज था, हम अगर 2004 से 2014 के राज की बात कर लें, पुरानी बातों तो आप छोड़ दो, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, और 5 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। अगर 50 पैसे भी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाती तो भी बीजेपी वाले, भले ही चाहे वो 15 आदमी हो, लेकिन वो 15 आदमी भी धरने, प्रदर्शन, जुलूस करते जी, ठीक है। सुषमा स्वराज से लेकर के स्मृति ईरानी से लेकर के जितनी बड़ी बड़ी बीजेपी की नेत्रियां थी, वो अपने गढ़ के अंदर जो है घिया, बताऊ, सब्जियां डाल करके पूरे छच्छर थे, ठीक है। सिलेंडर सिर पर उठा करके चल पड़ती अगर सिलेंडर 10 रुपए बढ़ जाता तो। और आज आप देखो, आज तो आदत पड़ गई लोगों को, मतलब नेता कोई बोल ही नहीं रहा, हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम, ठीक है, कितने आसमान पर छू गए। महंगाई आप देखो कितनी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार हर रोज को इनको पकड़ा जा रहा है, सरकार खुद पकड़ रही है। लेकिन सरकार तो यही करी ना, हम पकड़ तो रहे हैं एटलीस्ट। नहीं, मान लो वो पकड़ रहे हैं जी। आप एक बात बताओ, जब सरकार का कोई खौफ ही नहीं है, आपकी 11 साल, 10.5-11 साल से राज है, और फिर भी हर रोज पकड़े जा रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं तो लूज पॉइंट तो सरकार का भी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि विपक्ष बोल ही नहीं रहा। अगर मैं बड़े दावे के साथ एक बात कहता हूं, अगर इन हालातों में बीजेपी विपक्ष में होती ना, तो प्रदेश में हर रोज प्रदर्शन करती,
बीजेपी को मैंने इतना नजदीक से देखा है कि जब इनकी मीटिंग में 10 समोसे ये ले आया करते, उनमें 2 बच जाया करते, 8 आदमी आया करते। और आज हालात ये है कि अगर कोई छोटा मोटा नेता भी आ जाए तो भी 500 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। और कांग्रेस की दूसरी तरफ हालात ये है कि कितना बड़ा तुर्रम खान आ जाओ, आज नहीं जाते, मन से नहीं इकट्ठे होते ही नहीं, खुद कांग्रेस ही नहीं जाते। आप एक चीज, दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे जी, पूरे हरियाणा के 90 के 90 इलाकों में जब विधानसभा चुनाव के से पहले 3000 लोग टिकट मांग रहे थे, 3000 के आसपास तो वो थे जिन्होंने 20-20 हजार और 5-5 हजार रुपए देके फार्म अप्लाई कर रखा था, और फरी फराट मांगनी और रहेगी जी, लगभग 3000। और आज अगर बात कर लें 3000 का, मोटा मोटी ये हो गया कि हर हल्के में 30 से लेकर 80-90 आदमी टिकट मांग रहे थे। और आज हालात ये कि एक आदमी नहीं है, एक आदमी नहीं, कहाँ गए, वहां ही नहीं रहा। प्रोग्राम कर रही है कांग्रेस, कभी जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मना दी, कभी इंदिरा गांधी का जन्मदिन मना दिया, कभी राजीव गांधी का मना दिया, कभी कोई प्रोग्राम कर दिया, आ ही नहीं रहे लोग। मैं ये देखा था पंजाब ने जब पानी बंद करा हरियाणा का, तब भी कांग्रेस ज्यादा एक्टिव नहीं थी। नहीं, एक्टिव कांग्रेस नहीं थी, उसी का एक सबसे इतना बढ़िया मुद्दा मिल चुका था। मुद्दे तो हर रोज हैं, हर रोज है। बीजेपी वाले तो खुद मुद्दे दे रहे हैं, हाँ, लेकिन कांग्रेस वाले नहीं बुला पा रहे। वे पहली बार हरियाणा के इतिहास में ये हुआ है कि सरकार के नेता आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं इतने बड़े स्तर पर, और विपक्ष वाले नहीं बोल रहे। अलग अलग हलकों में आप देखो, कहीं जाकर के किसी मंत्री का कोई एमएलए फोटो नहीं लगा रहा, कहीं कोई मंत्री जो है किसी एमएलए को कार्यक्रम में नहीं बुला रहा, स्थानीय एमएलए को, ठीक है, कहीं जो सबसे बड़ा बीजेपी का नेता उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, कहीं एक सिटिंग विधायक प्रदेश की विधानसभा में ये कहता है कि ये मंत्री 10 लाख रुपए ले रहा है, 10-10 लाख रुपए, कोई नहीं छू सक रहा। हालात और परिस्थितियां ये हो रही हैं कि विपक्ष वालों के दिमाग में सिर्फ एक चीज है, भाई ये बीजेपी तभी जाएगी जब या चाहेगी, दिमाग में बैठेगी, उनका बैठेगी, 3 योजना में जब नहीं गई आगे के तसल्ली जाओगी या नहीं जाएगी। और इससे बढ़िया चांस नहीं, इससे बढ़िया चांस नहीं था। मैं एक बड़ी कड़वी बात बताता हूं जी। पिछले 5 साल दीपेंद्र हुड्डा ने सड़क पर जितना संघर्ष किया किसी आदमी ने नहीं किया, ठीक है, और इतने संघर्ष के बाद पूरा हरियाणा में जब ये किल्की बांट रही थी कांग्रेस 70 सीटें जीतेगी, प्रहलाद लोग क्या कह रहे थे, ठीक है, और तो वो 37 पा गई, 51 तो गिनती शुरू होगी, नहीं फिर वो 37 पा गई, तो हौसला तो उनका भी टूट रहा है, भाई उम्र भी बढ़ रही है। दीपेंद्र हुड्डा की जो 5 साल पहले उम्र थी वो आज थोड़ी है, आज तो 5 साल बड़ा हो गया वो, और उनके पिताजी तो और, ठीक है, पिताजी और ज्यादा बुजुर्ग हो गया, रोज बुजुर्ग हो रहे, तो कितनी मेहनत करेगा आदमी। अच्छा, फिर एक सबसे बड़ी चीज ये है कि मेहनत आदमी उम्मीदों पर करता है। कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती क्या की, कोई भी विधानसभा क्षेत्र हम उठा करके देख लें, हरियाणा प्रदेश में 30-40 तो ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां उन लोगों को टिकटें दे दी जिनकी कहीं को उम्मीद ही नहीं थी, तो उससे जो टिकट मांगने वाले थे, जो मेहनत कर रहे थे, नाराज हो गए, वो कहाँ जाएंगे। आज मैं इसलिए फोटो में नहीं आ रहे, 5 साल मेहनत तो करे वो, पैसा वो लगाएं और टिकट कोई ले जाए, यूं थोड़ी राजनीति चलती है। इसलिए अब वो लोग कितने दिन संघर्ष करेंगे, वो घर बैठेगी। और बड़ी खास बात ये है कि अभी बीजेपी ने अपनी जो है ज्वाइनिंग खोल तो दी, लेकिन उसमें एक कंडीशन उन्होंने ये रख दी, भाई 2 साल तक को पद नहीं देंगे। अगर वो ये कंडीशन नहीं रखते ना, तो बहुत से कांग्रेसी ऐसे हैं जो तैयार बैठे थे बीजेपी में जाने के लिए। कांग्रेस के विधायक तो खुद रहे हैं, कांग्रेस के 2 तो प्रत्याशी चले गए जी, भाई 89 सीटों पर कांग्रेस लड़ी जी, 89 में 2 कैंडिडेट चले गए उनके, आज उनके पास 87 कैंडिडेट हैं। उन 87 में से भी 7-8 ऐसे हैं जो ज्यादा सक्रिय नहीं है, ठीक है भाई, चुपके भाजपा की बढ़ाई भी कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, सिटिंग विधायक कर रहे हैं, 2 तो सिटिंग विधायक, और उन 2 में से एक का पति तो प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष है, शैली चौधरी का पति, रामकिशन गुर्जर नारायणगढ़ की विधायिका है, सरेआम मुख्यमंत्री की स्टेज पर वो बढ़ाई कर रही है, और गोकुल सेतिया खुलेआम बोल रहे हो तो, और ये तो अभी शुरुआत है। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताता हूं जिस पर लोगों की निगाहें नहीं है जी। असली ब्लास्ट तो तब होगा जब फरवरी में राज्यसभा का चुनाव होगा, ठीक है ना। राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, एक रामचंद्र जांगड़ा की और एक किरण चौधरी की। और हालात ये है कि आज बीजेपी, जो विधायक बीजेपी के पास है, उससे केवल 1 सीट जीत सकती है। दूसरी सीट जीतने के लिए उसको कांग्रेस में तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। और जो बीजेपी का इतिहास रहा है और जो कांग्रेस के एमएलए का इतिहास रहा है, वो तोड़फोड़ होगी। उससे पहले भी हमने देखा है, कार्तिकेय शर्मा भी तो बिना बहुमत जीता था, ठीक है, उससे पहले सुभाष चंद्रा भी बिना बहुमत जीता था। तो कोई न कोई अब नया कार्तिकेय शर्मा या नया सुभाष चंद्रा कौन होगा, और मैं ऑन कैमरा नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बीजेपी ने वो जो नया सुभाष चंद्रा और नया कार्तिकेय शर्मा तैयार कर लिया है।
उसको बता दिया भाई तू तैयारी कर ले। हिंट दे दो। हाँ हिंट तो दे दो। हिंट तो कौन से एरिया से? मनोहर लाल खट्टर का बड़ा नजदीकी है। अच्छा, हाँ तो ये कौन हो सकता है कमेंट बॉक्स में बताइए। भाई साहब तो नहीं बताऊंगे। ठीक है जी। बता देंगे, एक बार थोड़ा नजदीक लगेगा। अभी अच्छा। बतावा है तो फिर वो क्या बता के लगा अच्छा, खेल जो को। भाजपा के अंदर जो है ब्राह्मण की आपस में लड़ाई हो रही है, जी जो आप देखने लग रहे हो अब, अरविंद शर्मा है, राम कुमार गौतम है, और पैरावर का भी मुद्दा चल पड़ा। गौतम साहब ने तो सीधा कह दिया भाई इसका डिजर्विंग आदमी तो नवीन जैन है। बिल्कुल। इस बारे में क्या कहना आपका? देखो मेरा ये क्या मानना उनकी अपनी रंजिश के कारण ऐसा हुआ या सही बात थी? मेरा ये मानना है जी कि राजनीतिक आदमी का पेटा कभी नहीं भरता। किसी आदमी को कितनी बड़ी चौधर दे दो, उसके बावजूद भी वो ये सोचता रहता भाई इससे और ऊपर की चौधर मिले। और लगभग राजनीतिक आदमी ये सोचते हैं कि हम ठीक है पार्टी ने हमें पद दे दिया, लेकिन हमारे समाज में भी हम सबसे टॉप में हो। कोई भी समाज का रोड़ा है। समाज में हम सबसे बड़े चौधरी हो। अब अगर ब्राह्मण समाज की मैं बात करूं, हरियाणा के संदर्भ में अगर हम देखें तो हरियाणा में ब्राह्मण समाज का आज तक का सबसे बड़ा नेता अगर कोई रहा है तो वो पंडित भगवत दयाल शर्मा रहे हैं, क्योंकि वो हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे और उनकी बड़ी तूती बोली संयुक्त पंजाब में भी बहुत बड़ा नाम था जी। और पंडित भगवत दयाल शर्मा के बाद अगर देखा जाए हरियाणा की राजनीति में तो बीच में एक ऐसा ठहराव सा आया कि ब्राह्मण राजनीति में कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण समाज का चेहरा नहीं बना पाया। ठीक है मंत्री बने लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं हो पाया। ठीक है। उसके बाद एक चेहरा उभरा विनोद शर्मा के रूप में। विनोद शर्मा जब केंद्र में मंत्री भी बना, पंजाब से सांसद बन के, और वो वैसे बेसिकली पंजाब से हैं, बन्नूर से वो विधायक भी रहे हैं। उनके चाचा का बड़ा नाम था उस एरिया में राजनीतिक रूप से। फिर विनोद शर्मा ने हरियाणा की जब राजनीति शुरू की तो 2005 से और 2009 की जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली सरकार थी जिसमें वो मंत्री भी थे और सुपर सीएम उनको बोला जाता, सुपर सीएम बोला जाता, उस समय विनोद शर्मा की खूब तूती बोली, बड़ा मंत्रालय था। उसके बाद फिर जब अगली सरकार आई तो उसमें कहीं ना कहीं कुलदीप शर्मा एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में उभरे, दिखाई जाने लगे। कुलदीप शर्मा के बाद 2014 से 19 की जब टर्म आई तो रामविलास शर्मा एक बड़े ब्राह्मण चेहरा बने। ठीक है। हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए लेकिन बड़े पावरफुल मंत्री बने, तो ब्राह्मणों में एक वो नेता बन गए। ठीक है। उसके बाद 19 से और 24 का ऐसा दौर आया कि कोई बहुत मजबूत चेहरा दिखाई नहीं दिया ब्राह्मण समाज का। भले ही मूलचंद शर्मा कैबिनेट के मंत्री थे लेकिन वो मूलचंद शर्मा केवल फरीदाबाद पलवल उस बेल्ट के अलावा प्रदेश में उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं, कोई शकल तक नहीं पहचान पाऊंगा भाई ये नेता है। अगर गनमैन लेकिन नहीं आओ तो पहचाने कौन है। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद कांग्रेस में भी कोई बड़ा चेहरा नहीं थे क्योंकि कुलदीप शर्मा था वो चुनाव हार चुका था। नीरज शर्मा और कुलदीप वत्स पहली बार विधायक बने थे। ठीक है। लेकिन वो भी अपने फरीदाबाद और बादड़ी के अलावा को बहुत नहीं बन पाए, सीएम की कोठी बैठे रहे। विनोद शर्मा राजनीतिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर चले गए थे। वो तो उनकी लॉटरी तब लगी जब उनका बेटा इंडिपेंडेंट राज्यसभा का जो है सिस्टम सा उनका अपना मैनेज करके जुगाड़ सा बनाया और जुगाड़ से बन गया। ठीक है। वो जो जुगाड़ अगली साल भी बनना है। ठीक है। तो उस जुगाड़ से वो बन गया। ठीक है। और ब्राह्मण चेहरा बना नहीं। फिर हुआ ये कि मोहन लाल बड़ौली को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मोहन लाल बड़ौली जगह जगह घूमे लेकिन ब्राह्मण समाज में उस स्तर पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। वो केवल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक सीमित रहेगी क्योंकि लोकसभा का चुनाव हार गई, विधानसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं। फिर आगे कि अब नया ब्राह्मण चेहरा कौन? रामविलास शर्मा चुनाव हार गई, रमेश कौशिक को टिकट नहीं मिली, नीरज शर्मा चुनाव हार गए कांग्रेस के कैंडिडेट, कुलदीप शर्मा चुनाव हार गए, विनोद शर्मा ने चुनाव नहीं लड़ा। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में एक तरह से एक ये मान के चलो कि शून्यता आ गई राजनीतिक रूप से। ठीक है। अब नया चेहरा कौन हो? 2024 का चुनाव आ गया जी। 2024 का चुनाव आया, 8 ब्राह्मण विधायक बने जिनमें 7 बीजेपी के और 1 कांग्रेस का। 2 मंत्री बना दिया, अरविंद शर्मा और गौरव गौतम। भले ही दोनों मंत्री बना दिए लेकिन दोनों का राजनीतिक रूप से ब्राह्मण समाज के प्रति कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा। हाँ, कुछ काम ऐसा किया नहीं। और जो डिजर्विंग थे जी, जिनको ब्राह्मण समाज अपना मान रहा था कहीं ना कहीं, उनको नहीं बनाया गया। कौन? वो चाहे विनोद शर्मा की धर्मपत्नी शक्ति रानी शर्मा हो और चाहे राम कुमार गौतम हो, क्योंकि ब्राह्मणों की अगर कहीं कोई बात आती है तो ये तो विनोद शर्मा सुनते हैं। या फिर इतना संघर्ष राम कुमार गौतम ने ब्राह्मण समाज के लिए किया है वर्षों से, और वो उस समय किया है जब वो लगातार चुनाव हार रहे थे। ठीक है। तब भी उन्होंने वो करके दिखाया। फिर जो है उनको भी कोई ज्यादा तवज्जो, इस इलेक्शन में उनकी अच्छी भूमिका रही थी। हाँ बिल्कुल, भूमिका तो रही थी पिछले चुनाव में भी, इसमें भी। और फिर ये हुआ कि प्रदेश की विधानसभा में असली मुद्दा सिर्फ एक ही था कि सबसे बड़ा चेहरा कौन। उसको लेकर के जब राम कुमार गौतम अपनी बात विधानसभा में रख रहे थे
तो अरविंद शर्मा ने जिस भाषा का यूज किया, क्योंकि शुरुआत अरविंद शर्मा करते हैं जी, और अरविंद शर्मा ने, हालांकि रामकुमार गौतम ने तो गोहाना की जलेबियों की बात की थी, सिर्फ इतना ही था ठीक है, उसमें तो अरविंद शर्मा का कोई मामला था नहीं, वो नॉर्मल बात थी। अगर उसको देखा जाए भाई जलेबी में अगर कोई मिलावट कर रहे हैं हलवाई तो ठीक बात तो है। उसमें अरविंद शर्मा का रोल थोड़ी है हाँ। भाई, इतना अरविंद शर्मा मंत्री हो, चेकिंग करा सकता है, बढ़ाना तो अरविंद शर्मा को नहीं, ठीक बात है। ठीक है ना, वो उसका नाम ले रहा था, वो तो यूं है कहता भाई गोहाना में जो जलेबी है उसमें तो मिलावट थी, वो माड़ से ही नहीं है। फिर अरविंद शर्मा ये बोलते हैं, अपने से उम्र में भी बड़े, पढ़े लिखे होने के बावजूद, राजनीतिक तजुर्बे में भी बड़ा है रामकुमार गौतम, क्योंकि उसने तो बहुत पहले से चुनाव लड़ने शुरू कर जी, और तब वो बोलते हैं भाई इसका जो बीमारी है उसका इलाज मेरे पे है, ये रामकुमार गौतम के, और फिर कहते हैं कि भाई 10 किलो गोबर पी गया। पहली बात तो ये बड़ी अचंभे की भाई कोई आदमी 10 किलो गोबर पी सकता है क्या, और फिर रामकुमार गौतम ये कहते हैं भाई मैं तो 10 किलो पी गया, तू पाइया पी के दिखा दी। असली कहानी ये कोई मुद्दे थोड़ी है। फिर उससे भी बड़ा और आगे इस बात से अरविंद शर्मा बैकफुट पे गए हैं जी। देखो बिल्कुल अरविंद शर्मा की फजीयत हुई है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रदेश की सरकार का एक कैबिनेट मंत्री है जो 4 बार का सांसद भी है, और जिसको जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए था उसको कहना तो ये चाहिए था भाई अगर रामकुमार गौतम जी आपको वो नकली जलेबी मिली है, उनमें मिलावट मिली तो मैं इंक्वायरी कराऊंगा। फिर कुछ 2 दिन बाद जलेबी का प्रोग्राम भी करवाया। हाँ, फिर वो तो नौटंकी, वो दरअसल क्या है कि देसी भाषा में वो कहते हैं ना भाई चिचड़ी भरने वाली बात, फजीयत करने वाली, वो अगले को फजीयत कर दी। लेकिन इससे गौतम की इमेज बढ़ी है, गौतम की इमेज, अरविंद शर्मा की डैमेज हुई है। गौतम की इमेज इसलिए बढ़ी है, मैं जो समझ रहा हूँ जी, कि दोनों की तरफ से जो 2 आरोप लगे, एक आरोप लगा कि 10 किलो गोबर पी गया रामकुमार गौतम, जिसमें हर आदमी को ये अंदाजा है 10 किलो कौन पी जाएगा गोबर, सब ये बात समझते हैं, पानी नहीं पिया जाएगा। दूसरी बात, जब जो रामकुमार गौतम ने आरोप लगाए भाई ये तो फ्रॉड आदमी है, 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं, मेरे एक रिश्तेदार पे ले गया, उसमें कहीं भी आप वो जो वायरल वीडियो, उसमें अरविंद शर्मा ये नहीं कहते कि मैंने कौन लिए किसी ने, प्रूव करके दिखा, नहीं कहते ना, ठीक बात है, ठीक है। वह क्या पता लोगों के दिमाग में ये चीज तो बैठती है भाई जो आदमी यू नहीं मान रहा, अगला खुद मना ही नहीं कर रहा भाई मैंने कौन लिए रखे किसी पे, तो कहीं ना कहीं उससे एक इमेज तो जरूर खराब हुई है प्रदेश का इतना बड़ा मंत्री। और उससे नहीं, अब नया प्रकरण लगा लो जो पहरावर की जमीन, पहरावर का मामला, उसमें अगर नए प्रकरण की हम बात करें, पहरावर में जो गौड़ ब्राह्मण संस्था है जी, जिसकी वो जमीन वापस दिलाने के लिए जी, जिस एक शख्स ने संघर्ष किया उसका नाम नवीन जैन, नवीन जैन, कोई दो राय नहीं, ठीक है, वो नवीन जैन है जो एक आंदोलन से निकला और आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, रोहतक लोकसभा से उसने चुनाव भी लड़ा, भले ही चुनाव वो हार गया, लेकिन उसने लंबा संघर्ष कराया, मुकदमे भी हुए उस पर, ठीक है, उसको जो है तरह तरह की प्रताड़नाएं भी मिली। प्रताड़नाएं का मीन्स ये होता है कि वे आदमी सारा दिन जो है स्ट्रगल तो उसने किया है जी, और फिर उसके बाद उसका अगर कोई आदमी क्रेडिट लेना चाहे, कोर्ट में भी गया, कचहरी, केस लगे, वो कहीं ना कहीं गलत है। अरविंद शर्मा को चाहिए ये था जो वो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम कर रहे हैं राज्य स्तरीय, जिसमें नायब सिंह सैनी को बुला रखा है, उसमें होना तो ये चाहिए था कि उन्होंने प्रदेश के जितने ब्राह्मण चेहरे हैं उन सबको बुलाते, वो नवीन जैन को बुलाते, और बढ़िया तब होता जब वो मंच के माध्यम से ये कहते भाई इस नवीन जैन की वजह से ये जमीन मिली है, अरविंद शर्मा, उनका बड़प्पन होता, एक नई मिसाल दी जाती कि वे प्रदेश में ब्राह्मण समाज में एक ऐसा मंत्री पैदा हुआ है जो अपनी बजाय जो वास्तव में जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए उसको क्रेडिट दे रहा है, लेकिन उसकी बजाय टांग खिंचाई एक दूसरे की, इससे उनकी इमेज को डेंट पहुंचा। बिल्कुल, देखो इमेज को डेंट तो पहुंचा है, वो तो सिर्फ हालातों में जीत गई, नहीं तो आप एक चीज देखो कि अरविंद शर्मा से बड़ा अगर सही मायने में देखा जाए तो हल्का बदलू भी नहीं है कोई, पार्टी बदलू भी कोई नहीं है, नेता बदलू भी कोई नहीं है, उन्होंने तो बहुत से हल्के बदल दिए, बहुत सी पार्टियां बदल दी, बहुत से नेता बदल दिए। ये तो हुई ब्राह्मण और भाजपा के नेताओं की बात। अब जो जाट वोटर है जो यूं सोचा करता भाई हुड्डा से तो अलग हो ही नहीं सकता जी, आज जो सुनन मावे दिखण मानू आ के भाई नायब सैनी भी माड़ा को नहीं, ठीक आदमी है, आजकल जाट लोग बहुत ऐसा कह रहे हैं, क्या उनकी मजबूरियां हैं या फिर उनको ये लग रहा है कि वाकई में ही नायब सैनी डिजर्विंग है? आपने क्या लगा? देखो एक बात तो ये है, मनोहर लाल खट्टर जब 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने ना तो जनता से कोई ज्यादा सी बात की, जनता के नेता नहीं से मिलना ही उचित नहीं समझा, और उस वजह से लोगों के दिमाग में ये आ गई, चाहे वो जाट समाज और चाहे कोई भी समाज हो, ज्यादातर ये था कि भाई मनोहर लाल खट्टर कोई जमीनी नेता नहीं है,
उसके बाद नायब सिंह सैनी ने क्या किया, अपने लगभग जो है 1 साल और 2 महीने के आसपास का उनका जो कार्यकाल हुआ है, 2 महीने से ऊपर, उसमें उनकी मेन चीज सिर्फ एक ही उपलब्धि मैं मान रहा हूं, और वो उपलब्धि ये है कि वो जनता को टाइम दे रहे हैं, वो जनता से मिल रहे हैं, स्माइली फेस, रात को 12 बजे भी मिल रहे हैं, रात को 2 बजे भी मिल रहे हैं। एक दिन तो मैंने खुद ने भी ये देखने के लिए कि भाई ये वैसे ही भूखा रहा है कि मिले भी। मैं एक रात चंडीगढ़ रुक रहा था, अच्छा, तो मैं कुदरती मावे चलो देखा तो मायू मिला कौन मिलता, 2 बजे जाके मैं भी मिल के आता, मिले फिर? हाँ मिले, ठीक है। क्योंकि वो दरअसल क्या है, जो मिलता है इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, लेकिन काम नहीं हो पा रहे लोगों के, पर मिलता जरूर है। हाँ मिलता है, ठीक है, कागज ले लिया, मुस्कुरा लिया, सेल्फी ले ली, फोटो खिंचवा लिया, ठीक है, व्हाट्सएप आपके पास फोटो आ गई, बस इतना तक है। बस ये है मामला। लेकिन उसमें दरअसल ये चीज नहीं है कि भाई लोगों को आउटपुट भी तो चाहिए, काम भी तो होने चाहिए। आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि सरेआम प्रदेश में गुंडागर्दी देखो आप, रिश्वतखोरी देखो, भ्रष्टाचार देखो, महंगाई देखो, किसी चीज पर भी कोई कंट्रोल नहीं, अफसरशाही बेलगाम है। तो फिर कांग्रेस चुप क्यों है? कांग्रेस चुप इसलिए है कि कांग्रेस वालों को ये जच रही है, भाई कितना ही संघर्ष कर ले, लोग तभी वोट देंगे जब बीजेपी से छिकलेंगे, ये समझ माली कांग्रेस सरेंडर करे बैठे हैं वो। सरेंडर कर रखा उन्होंने, कोई संघर्ष कर ही नहीं रही। लेकिन क्या ऐसा सरेंडर करने से 2027, 28, 29 में भाजपा चली जाओगी? आज के संदर्भ में मेरा ये मानना है, मैं जो मान रहा हूं जी, कि बीजेपी अपने बोझ से पड़ेगी। आपने लगा भी बीजेपी का अपना बोझ? अति हर चीज की माड़ी होती है, और अति किस चीज की। अब बीजेपी में एक ऐसी राजनीतिक बीमारी घुस गई है जो इसमें पहले नहीं थी, और वो राजनीतिक बीमारी है परिवारवाद। अब इसमें जिस ढंग से परिवारवाद हावी है, कई मंत्रियों के लड़कों को देखो आप, गनमैन लिए घूम रहे हैं, एमएलए के लड़के भी गनमैन लिए घूम रहे हैं, ठीक है। सिरसा में जो वाक्य हुआ, प्रोफेसर गणेश सिंह लाल जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं, उनका बेटा वो किस पद पे है, और एक डीएसपी माफी मांग रहे हैं उससे। भिवानी में भी बहुत ताजा मामला है कि बीजेपी का पहले जिला प्रधान था और अब राष्ट्रीय उसका मेंबर बना रखा है शंकर दुक्कड़, उनकी बेटी है, और उसको जो है अभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाया गया, जो सूचना आयुक्त है, और फिर एकाएक उसको शपथ नहीं दिलाएगी। केवल इसलिए शपथ नहीं दिलाएगी कि वो पहले विवादों में थी, वो पहले भी एक पद पर रही थी, तब भी वो काफी विवादों से जुड़ गई थी, तो परिवारवाद नहीं तो और क्या है। वो उसकी क्या पहचान है, ठीक है वो एडवोकेट है, लेकिन असली राजनीतिक पहचान तो ये है ना कि वो शंकर दुक्कड़ की बेटी है। अब करमबीर सैनी है सफेदों से, अभी फिलहाल भी वो चेयरमैन था, ठीक है, अब उसको सूचना आयुक्त लगा दिया। मतलब एक एक आदमी को ही बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, बार बार उन्हीं को, बेटों को, परिवारजनों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी मंत्र कहां है? मूल जो भाजपाई हैं। लेकिन आम जनता के बीच में ये बातें हैं नहीं बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, आम जनता के बीच में भी हैं। और दूसरी ओर बता देता हूं, आम जनता को भी आप छोड़ दीजिए, खुद बीजेपी वाले तंग हैं इन चीजों से। जब ये सूचना आयुक्त बनाए ना, मेरे पास भी कम से कम 50 बीजेपी के नेताओं के फोन आए होंगे, जिन्होंने ये कहा कि भाई हो क्या रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। करमबीर सैनी जो कांग्रेस का नेता था, पहले कांग्रेस ही था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा नजदीकी था, और उसको लगातार चौधर पर चौधर दी जा रही है। शंकर दुक्कड़ की बेटी का बताओ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कितना बड़ा योगदान है, या मनीष सिंगला का कितना बड़ा योगदान है। तो आपके हिसाब से भाजपा के नेताओं में काम एक्टिव मोड पर कौन कर रहा है? मंत्री योग? देखो मेरा ये मानना है, फिलहाल बीजेपी 2 अलग अलग हिस्सों में है, एक संगठन, एक सरकार। संगठन का अलग सिस्टम है, सरकार का अलग है। सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्री हैं, ठीक है, एक विधानसभा का स्पीकर भी है, एक डिप्टी स्पीकर जी। अगर ओवरऑल देखा जाए, कई मंत्री तो ऐसे हैं जो अब तक, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, जो अब तक 7.5 महीने में पूरे हरियाणा के हर जगह गए भी नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं गए। ठीक बात, मंत्री तो पूरे हरियाणा के हैं जी, या वो केवल एक इलाके तक की हैं। ठीक बात है। 5 राज्यसभा के सांसद हैं हरियाणा में बीजेपी जी, वो 5 भी पूरे हरियाणा में नहीं गए। बताओ फिर क्या फायदा है? केवल अपने अपने एरिया के। अब मैं पहले उस पर आएंगे, फिर मंत्री में बात करते हैं। 5 राज्यसभा सांसद, किरण चौधरी तो शाम से बाहर कहीं नहीं जा रही, क्या वो अकेले तो शाम के लिए राज्यसभा की सदस्य बना रखी? सुभाष बराला टोहाना से बाहर नहीं जा रहा, ज्यादा से ज्यादा उचाना में चला गया, या थोड़ा बहुत फतेहाबाद में घूम लिया। रामचंद्र जांगड़ा
महम रोहतक और गोहाना से बाहर नहीं जा रहा, कार्तिकेय शर्मा अम्बाड़ा और पंचकुला से बाहर नहीं जा रहा, और रेखा शर्मा तो अभी बनाई है, वो दिल्ली रहती ज्यादातर। दूसरी तरफ आप मंत्रियों में आ जाओ जी। अब जो ये ठीक है सीएम घूमेगा, नेचुरल बात है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री करता धरता है। उसके अलावा जितने मंत्री हैं अगर उनमें सब में देखा जाए ओवरऑल, अनिल विज की हम बात कर लें, कोई ज्यादा एक्टिव नहीं है, वो तो आधी घंटे रूस शहर है बेचारा, मनाने में लगे ना, बिना बात रूस शहर है। और जब उसको चिट्ठी दे देते हैं, हाँ भाई कारण बताओ, नोटिस, फिर वो बिल में बढ़ जाता है, फिर बोलता है नहीं। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर अगला मंत्री आ जाओ आप, जो है कृष्णलाल पवार, इसराना का विधायक है, वो अपना जो है कबड्डी का बना रखा है प्रधान, और ओलंपिक में भी महासचिव है वो। ठीक है, वो ज्यादातर उसी की गतिविधियों में एक्टिव है। वैसे तो पंचायत मंत्री है, लेकिन वो पंचायत मंत्री के नाते जो देवेंद्र बबली पूरे हरियाणा में घूमया ना, वो अब तक वो घूम भी नहीं पाया है। फिर आ जाओ आप तीसरा, महिपाल ढांडा जी। महिपाल ढांडा साहब जो कि मैं बोलते हैं, उसकी स्कूल वाले नहीं मान रही, उनकी ऑर्डर नहीं चल रही। ठीक है, उनकी ऑर्डर नहीं चल रही। और महिपाल ढांडा की ये पोजीशन हो रही है, कल ही मेरे पास आ रहा था एक फोन में कि भाई ये जो टीचर्स है ना, जेबीटी, पीजीटी, पीआरटी, इनकी सबकी ऑनलाइन ट्रांसफर कर रखी है। तो सरकार लॉलीपॉप देती रहती है, भाई तुम्हारी जो है मार्च में करेंगी बदलियां ऑनलाइन, तो मार्च भी जा लिया, अप्रैल भी, मई भी, ठीक है, मई भी जा ली, ठीक है, आगे फिर यूं कह देंगे भाई अब जो है मिड सेशन आ गया, अगली साल करेंगी। उनकी बेचारे बदली नहीं हो रही, वो मारने लग रहे किल की। प्राइवेट स्कूलों में आप देखो किस ढंग से फीस से ज्यादा तो और खर्चे ले रहे हैं लोगों से। मंत्रालय में इनकी नहीं चलती, बिरादरी में ये बढ़ नहीं पाई नेता। हाँ, बिरादरी में भी उस पर भी करेंगे बात। फिर जो अगले मंत्रियों के आ जाओ, विपुल गोयल जी, उनको तो मेरे ख्याल मादा हरियाणा तो वैसे नहीं जानता होगा, नहीं जानता कोई विपुल गोयल नाम का मंत्री है। ठीक है, राव नरबीर सिंह आ जाओ। राव नरबीर सिंह की ये हालात है कि वो केवल अपने उस गुड़गांव के अलावा कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, फिर हम अगले मंत्री की अगर बात कर लें, कृष्ण बेदी, मेरा ये मानना है कि ये जितने मंत्री है ना जी, मुख्यमंत्री के बाद अगर सबसे एक्टिव कोई है तो वो कृष्ण बेदी है। कृष्ण बेदी को मैं एक तो इस चीज की बड़ी उनकी तारीफ करूंगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो मंत्री बनाती है जातीय समीकरणों को देख के, ठीक है, विशेषकर जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण देख जी, हर पार्टी देखती है ऐसा। और इसमें जितने भी मंत्री हैं, अब अरविंद शर्मा उसको ब्राह्मण सारे थोड़ी मान रहे हैं, ठीक है, ठीक है, महिपाल ढांडा को जाट मान रहे हैं, कृष्णलाल पंवार को जो है उनकी कास्ट मान रही है, अनिल विज को उनकी कास्ट मान रही है। जबकि कृष्ण बेदी का ये मैं समझ रहा हूं कि जिस वो वाल्मीकि समाज से आते हैं, उन्होंने वाल्मीकि समाज का बड़े स्तर पर बीजेपी के साथ जोड़ने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। और कृष्ण बेदी इकलौते वो मंत्री हैं जो सबसे पावरफुल है। क्यों है पावरफुल? वो सरकार में तो कैबिनेट के मंत्री हैं और संगठन में वो प्रदेश के महामंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी जो एक व्यक्ति एक पद पर चलती है, और कृष्ण बेदी ऐसा है जो दो पद ले रहे हैं, दो पद, ठीक है, ना तो पूरी सरकार में कोई और आदमी, ना कोई संगठन में और आदमी, और एक्टिव मोड पे है, और दोनों में एक्टिव है, मंत्री में भी एक्टिव है और पार्टी की मीटिंगों में भी एक्टिव है, मीटिंग्स, रैली, कार्यक्रम, बिल्कुल देखो दोनों में एक्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं। और तीसरी उनकी सबसे खास बात यह है कि बाकी सारे मंत्रियों की बजाय मिलने में जो उनकी शराफत है वो और किसी में नहीं है। और एक और विशेष बात उनकी और सुन दो जी, हरियाणा के जो ये 16 हो गए टोटल, नायब सिंह सैनी सुधा और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और 13 मंत्री जी, इन 16 के 16 में जो उनके परिवारजन है, एक मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को अगर छोड़ दें, वो तो अलग अलग एरिया में जिम्मेदारी है, ठीक है, बाकी सारे अपने अपने एरिया तक सीमित है, उनके परिवार वाले, उनके बेटे, किसी की पत्नी, किसी का भतीजा, ठीक है। जबकि इनके जो बेटे हैं वो पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, कृष्ण बेदी के, कर्ण प्रताप सिंह भी, और जो दूसरा है गौरव बेदी, वो भी एक्टिव है, ठीक है, दोनों एक्टिव और दोनों पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, बल्कि कर्ण प्रताप तो और बड़े स्तर पर घूम रहे हैं। तो घूमने का क्या इफेक्ट पड़ा है? मतलब वो इफेक्ट देखो पूरे हरियाणा पे कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है राजनीति में संबंध काम आते हैं। जितने नए लोगों से मिलेंगे उतना ही तो फर्क पड़ेगा। आज कर्ण प्रताप को कितने के लोग जानते हैं? ठीक बात है। और केवल जो जानते हैं उनमें से भी 90% वो हैं जो केवल ये जानते हैं भाई कृष्ण बेदी का लड़का है। ठीक बात है। पहचान तो अपने आप बनानी पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखो राजनीति में कितने नेता ऐसे हुए हैं। चौधरी भजनलाल के 2 बेटे थे, कितना बड़ा नाम था चौधरी भजनलाल का, और आज देखो कहाँ है राजनीतिक विरासत। चौधरी बंशीलाल का कितना बड़ा नाम था,
पंडित भगवत दयाल शर्मा कितना बड़ा नाम था और आज क्या हालात उनके परिवारजनों की को जानता ही। ठीक है, चुनाव भी लड़के देख लिए उनके परिवार वालों, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो अगली पीढ़ी जब तक फील्ड में नहीं उतरेगी ना, तब तक बात बढ़ेगी नहीं। दो नेता मान रहा हूं मैं हरियाणा में जिनकी अगली पीढ़ी फील्ड में जबरदस्त उतरी हुई, एक कृष्ण बेदी और दूसरा धर्मवीर सिंह जो भिवानी महेंद्रगढ़ का सांसद है जी। उसका बेटा है मोहित चौधरी। ठीक है, वो धर्मवीर से ज्यादा एक्टिव है। वो सारे गांव में घूम रहे हैं पूरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में, या तो वो एक्टिव है, सब पर नजर मार ली मैंने। ओके, भाई जैसे दीपेंद्र हुड्डा वो तो सक्रिय राजनीति में, चौटाला परिवार के जो सक्रिय, वो अलग बात है, वो अलग बात, क्योंकि करण प्रताप और मोहित चौधरी दोनों ने कोई चुनाव थोड़ी लड़ा है ना, दोनों को सक्रिय राजनीति में, ठीक बात है ना, दोनों के पास कोई पद, ठीक है, वो युवा मोर्चा में कुछ बना रखा है, ठीक है, लेकिन वो तो पता नहीं कितने पदाधिकारी छोटे मोटे पद, तो ठीक बात है। तो अब ये दो पूरे एक्टिव है। अब कई बार मंत्रिमंडल के विस्तार की बात भी चला है, तो विस्तार का मतलब मैं ये भी मान सकूं भी कुछ मंत्रालय हटेंगे जो मंत्री बना रखे हैं। क्या आपको लगा है कि भाई अब जो मंत्री हैं उनमें से 1 2 4 कुछ हटेंगे और कुछ नए आएंगे, तो कौन वो हट सके, कुछ कौन नए आ सके? देखो, बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर मुख्यमंत्री लगभग अपने कार्यकाल में एक आध बार कर ही लेता है, 2 बार भी कर लेते हैं, कई 3 बार भी कर लेते हैं, लेकिन एक बार तो अमूमन कर लेते हैं। कई बार उसमें विस्तार भी करते हैं, लेकिन अब विस्तार तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले फिक्स हो रहा है जी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो नहीं सकते, बल्कि तो वो कोर्ट में लग भी रही है कि भाई एक कम और होना चाहिए, क्योंकि वो 0.5 का मामला है। ठीक है, अब जो है पीछे आज से लगभग 15 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी के विधायकों की, जिसमें मंत्री भी, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, उन सब ने, सुरेंद्र नागर हैं जो प्रदेश के सह प्रभारी, उन्होंने वो मीटिंग बुलाई और उसमें ये स्पष्ट कहा कि भाई अब मंत्रियों के कामों की वैल्यूएशन शुरू होगी। और मेरे पास ये सूचना है कि आज से लगभग 1.25 महीने पहले, ठीक है, पहले हरियाणा सरकार के जितने मंत्री हैं उनके कामों की वैल्यूएशन बीजेपी भी, संघ भी अलग अलग जो है अपने सोर्सेज से करवानी शुरू कर दी कि कौन सही काम कर रहे हैं, मंत्रालय की, मंत्रियों की हाँ, कौन सही काम कर रहे हैं, कौन सही काम नहीं कर रहा है, कौन यो काम कर रहा है, वो सारी चीजें उसमें तो हर चीज की वैल्यूएशन होगी। ठीक है, कौन कैसे कहां क्या कर रहा है, ठीक है, और किसको रखने से पार्टी को फायदा है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो कोई भी काम करती है वो अपने फायदे के लिए करती है। राजनीतिक आदमी अगर सांस लेता तो उसके भी एक मायने होते हैं, तो वो अपना फायदा देखती है। अब पार्टी को ये देखना है कि चुनाव तो आगे भी लड़ना है, भाई कितने मंत्रियों को रखा जाए, किनको हटाया जाए। देखो एक कड़वी सच्चाई बताता हूं मैं बीजेपी की। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उससे पहले बीजेपी की नहीं थी, और हरियाणा में वो अपने दम पर कभी नहीं आई, वो केवल चौधरी देवीलाल चौधरी, बंसीलाल चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला के अलायंस में हिस्सेदार बने। आपस वो ठीक है, एक आधा बना दिया मंत्री, बस इतना मामला था, और चौटाला ने तो आखिरी राज में उनको बनाया भी नहीं, क्योंकि वो 12 से समर्थन था बीजेपी का। तो फिर उसमें क्या था कि 2014 में बड़े बड़े नेता बीजेपी के जीते, जो कभी नहीं जीते थे। कैप्टन अभिमन्यु उससे पहले कभी नहीं जीते थे, ओम प्रकाश धनखड़ कभी नहीं जीते थे, सुभाष बराला कभी नहीं जीते थे, कृष्ण बेदी कभी नहीं जीते थे, कृष्णपाल गुर्जर कभी नहीं जीते थे। तो इस तरह से बहुत से नेता हैं जो पहले जीते ही नहीं थे, मूलचंद शर्मा भी थे उनमें। बीजेपी ने फिर मंत्री बना दिए। जब 2019 में रिजल्ट आया तो पूरी कैबिनेट के केवल 2 मंत्री जीते, सारे हार गए। कौन 2? एक अनिल विज, एक डॉक्टर बनवारी लाल बावड़ से, बाकी सारे हार गए। जितने बड़े चौधरी थे सब साहब। अब 2024 में आ जाओ। 2024 के मार्च में जब 11 तारीख को मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हुआ, उसके बाद नायब सिंह सैनी बन गए, उन्होंने अपने मंत्री बनाए। इस बार वो जो उन्होंने मंत्री बना रखे थे लगभग सारे हार गए। एक मूलचंद शर्मा जीत्या, उसको अब मंत्री नहीं बनाया, ठीक है, बाकी सारे साहब, जिसे की टिकट काट दी, कोई चुनाव हार गया। तो अब बीजेपी के दिमाग में आज भी ये चीज है कि ये जो मंत्री बना रखे हैं, अगर ये हार जाएंगे तो इनका अल्टरनेट तो चाहिए। और मंत्री क्यों हारते हैं? मंत्री जब लोगों का काम नहीं करते इसलिए तो हारते हैं। या तो ज्यादा कर दें, कोई 2-3 मंत्रियां ज्यादा कर दिए तो हार गए, तो बैलेंस नहीं बना पा रहे। तो जो आप ये कह रहे हो भाई, इनका इवेल्युएशन हो रहा है, हाँ, इनकी जांच परख हो रही है, कौन
काम कर रहा है और कौन खाना लग रहा है। हाँ। तो क्या अब वो हटने की तैयारी में है? कौन कौन वो देखो, 2-4 मंत्री मैं नेता जो समझ पा रहा हूँ जी। अभी भारतीय जनता पार्टी जब अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी तो मेरा ये मानना है कि 4 के आसपास 4 से 5 मंत्रियों को हटाएगी। 4 से 5 और उन 4 से 5 की जगह फिर नए बनाएगी। तो नाम 4 से 5 में मन जो लग रहे हैं जी, और जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं, ना केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में वो चर्चाएं बल्कि प्रदेश के जो लोग राजनीति को ठीक ठाक समझते हैं उन तक भी वो चर्चाएं चल रही हैं। उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो नाम है अनिल विज का, मंत्री पद हटने का। एक तो अनिल विज को हटाया जाएगा। उनमें क्या कमी है? उनमें कमी ये है कि एक तो वो बड़बोले हैं, कुछ भी बोल देते हैं। करप्ट तो नहीं है वो? ठीक है जी, देखो करप्ट हैं नहीं है वो तो आप ही कौन बताएंगे। ठीक है, बड़बोले हैं आपके हिसाब से। ठीक है, वो तो कोई एजेंसी किसी दिन फंसेंगे, वो फंस गया तो पता चलेगा, मेरा लग जाएगा। वो बात है कि जब तक कोई चोरी करता रहे तो चोर नहीं होता, जिस दिन फंस गया उस दिन चोर, उस दिन चोर। ठीक है, जब तक नहीं फंसता इतना शाह है। तो अनिल विज एक तो बड़बोले हैं, ठीक है, कोई दो राय नहीं। ठीक है। दूसरी, मुख्यमंत्री से लेकर के और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक बार बार वो प्रश्न उठाते रहते हैं। सरकार का एक मंत्री ये कहे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री तो उड़न खटोले से उतरने की फुर्सत नहीं उसको, तो फिर उसको रख के क्या करेंगे। दूसरी, उनको जो डिपार्टमेंट दे रखे हैं बिजली और परिवहन, आज बिजली के हालात देखो। एक तो 5 साल चौधरी रणजीत सिंह थे, उससे पहले 5 साल मनोहर लाल खट्टर थे, तब बिजली की क्या हालात थी। और एक आज रात को हालात ये है कि 5 मिनट लाइट आती है और फिर 2 घंटे चली जाती है, दिन में बुरा हाल है। और पिछले 7.5 महीने से अनिल विज अपने दोनों महकमों में कुछ नहीं कर पाए। एक दिन बस में चढ़ने से बस ठीक हो जाती है, एक दिन अनिल विज बस की सवारी उन्होंने की और उस दिन बड़े लंबे चौड़े दावे किए, उससे क्या ठीक होगी फिर बसों की व्यवस्था। ठीक है, आपका अनिल विज नाम ठीक है। दूसरा जो मैं मान रहा हूं अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा लगातार विवादों में है क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक ने उन पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये फ्रॉड ही है और ये 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं पेट्रोल पंपों के नाम पर। और उस विधायक ने ये भी कहा, राम कुमार गौतम ने, कि मेरे एक रिश्तेदार से भी ले रखी बापोड़ा गांव का। तो ये बात इतनी बड़ी है कि इसका पता नहीं, बात तो बहुत बड़ी है, ठीक है। दूसरी बात, उनके पास जो महकमे है, चाहे वो जेल विभाग हो चाहे वो सहकारिता हो, उसमें भी वो कोई विशेष कुछ नहीं कर पाए। पिछले 7.5 महीने में कोई ऐसा विशेष काम अरविंद शर्मा नहीं कर पाए जिससे सरकार को, बीजेपी को आने वाले चुनाव में कोई फायदा दिखता हो। ठीक है। तीसरा जो मैं समझ रहा हूं वो है राजेश नागर। राजेश नागर फरीदाबाद से आते हैं जी। उस फरीदाबाद लोकसभा में 3 हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और 1 मोदी की सरकार का मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर। तो लिहाजा प्रदेश में सबसे ज्यादा मंत्री उसी लोकसभा, उसी साइड है, उसी लोकसभा में है। ठीक है। और अकेले फरीदाबाद जिले में 3 मंत्री हैं, 2 नायब सिंह सैनी के और 1 नरेंद्र मोदी का। विपुल गोयल चूंकि अग्रवाल समाज से हैं, अगर अग्रवाल समाज से कोई और नेता, बीजेपी में तो कोई बहुत बड़ा नहीं बना हुआ, लेकिन अगर सावित्री जिंदल जो निर्दलीय बनी हुई है उनको अगर बना दिया जाता है तो हो सकता है विपुल गोयल की भी छुट्टी हो जाए, वरना तो विपुल गोयल और राजेश नागर में से एक की छुट्टी होगी। मेरे को यह लग रहा है कि राजेश नागर की छुट्टी होगी क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट में भी कोई खास नहीं कर पाए और ना ही वो कहीं कोई पूरे प्रदेश में एक्टिव है। लोगों को हरियाणा के 90% लोगों को तो यही नहीं पता हुआ राजेश नागर मंत्री है। ठीक बात है, 3 हो गए हैं। ठीक है। चौथा जो है वो है रणबीर गंगवा। रणबीर में बैठ के उनका नाम जी नहीं, विसार में क्या हो तो का भी हो कोई तो, ठीक है, ये दिक्कत है। रणबीर गंगवा बरवाड़ा से विधायक है, पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी उसके पास डिपार्टमेंट है। वो ना पीडब्ल्यूडी में कोई विशेष कर पाया ना पब्लिक हेल्थ में कुछ कर पाया। पिछले 7.5 महीने में फूफा तो की उन्होंने खूब, कोई दो राय नहीं। एक बार जो है बरवाड़ा हल्के में एक धानसू गांव पड़ता है और हिसार से धानसू जो रोड है वहां जो है धानसू गांव में एक सड़क को उन्होंने चेक करके किया, वहां सस्पेंड करने के आदेश कर दिए। उसके बाद वो दोबारा कहीं कुछ है ही नहीं। एक बार तो गब्बर वाले स्टाइल में आए लेकिन अब साफ है मामला। और उनकी तो लोग यहां तक कह रहे हैं प्रदेश के संभव तो वो इकलौते ऐसे मंत्री होंगे, मंत्रियों के लड़के तो गनमैन रख रहे हैं, उनके भतीजा भी गनमैन ले लेके चल रहे हैं गांव में जब प्रोग्राम होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों की ऊपर तक रिपोर्टें हैं, ऊपर तक ये पता है भाई कहां क्या हो रहा है। तो रणबीर गंगवा का जो डिपार्टमेंट है, रणबीर गंगवा को क्यों बनाया गया मंत्री? उनको बैकवर्ड कोटे से
बना दिया, बैकवर्ड का ये चेहरा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब बीजेपी के बड़े नेताओं को ये बात जरूर समझ में आ रही है कि नायब सिंह सैनी से बड़ा बैकवर्ड कोई नहीं है प्रदेश में, बैकवर्ड नेता। और जो बैकवर्ड समाज के वोट आने अब नायब सिंह सैनी के चेहरे उनके नाम से आने हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड समाज को तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने साथ नायब सिंह सैनी के चेहरे से जोड़ लिया है, अब जरूरत है बाकी समाजों को जोड़ने की। तो अगर आप ये जो 4 मंत्री हैं, ये 4 मंत्रियों के हटने की पूरी संभावनाएं लग रही हैं। हालांकि जी राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती ठीक है, हो सकता है ये 4 बच जाए और कोई और हट जाए, ठीक है, लेकिन संभावना इनकी कई बार क्या है कि आदमी मैनेज कर लेता है। अब हमने इस वीडियो में इनके नाम ले दिए, क्या पता आज से अलर्ट हो जाए, आज से अपनी गोटियां सेट करनी शुरू करते हैं ठीक है ना। तो फिर जो 4 नए होंगे तो वो कौन से हो सकते हैं? चलो हट तो अब कोई भी जाए, 4 आपने नाम ले दिए, मान लो 14 में से कोई भी हट जाए, तो 4 नए होंगे कौन? देखो 4 नए कौन होंगे, वो पहली बात तो ये है कि हटेंगे कौन फाइनल। ओके, अब जिस ढंग से हम जिनकी बात कर रहे हैं जी, अगर यही हटते हैं जी, तो निश्चित रूप से एक चेहरा बनेगा ब्राह्मण समाज से, वो राम कुमार गौतम भी हो सकता है, वो शक्ति रानी शर्मा भी हो सकती है। देवेंद्र अत्री, देवेंद्र अत्री की संभावना नहीं लग रही। ओके, राम कुमार गौतम या शक्ति रानी? हाँ, राम कुमार गौतम या शक्ति रानी, क्योंकि देवेंद्र अत्री जो है वो पहला चुनाव उन्होंने लड़ा, ठीक है, कोई राजनीतिक परिवार भी नहीं है, ठीक है, उनके पिताजी एक्टिव थे लेकिन उस स्तर पर नहीं थे। जी, चतुर्भुज अत्री एक उचाना की राजनीति तक सीमित थे या जींद की ज्यादा से ज्यादा। दूसरे जो मुझे लग रहा है कि अगर विपुल गोयल को हटाया जाता है या रणबीर गंगुआ को हटाया जाता है, दोनों में से किसी एक को, तो सावित्री जिंदल की लॉटरी लग सकती। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के पास जेजेपी को मिलाकर के बहुमत था, उसके बावजूद उन्होंने निर्दलीय चौधरी रणजीत सिंह को मंत्री बनाया। इस बार फिर से वो निर्दलीय सावित्री जिंदल को बना सकते हैं, कोई दो राय नहीं। तो 2 तो ये कंफर्म दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी जो 2 होंगे उसमें अगर राजेश नागर हटते हैं तो एक नाम हो सकता है मनमोहन बढ़ाना। लेकिन मनमोहन बढ़ाना के सामने भी एक बड़ी समस्या ये है कि वो जिस पानीपत जिले से विधायक हैं वहां ऑलरेडी 2 मंत्री पहले से ढांडा साहब हो गए, महीपाल ढांडा और कृष्णलाल पंवार हो गए। तो इस वजह से उनको भी थोड़ी सस्पेंस दिख रही है। अभी नए तो अपनी अपनी गोटियां सेट करेंगे, उसके बाद बताएंगे। हमारी बात होगी कांग्रेस की, हमारी बात हो चुकी है जी भाजपा की। जी, चौटाला एंड फैमिली का क्या कहना है आपका? देखो चौटाला तो ओम प्रकाश चौटाला जी की भी फोटो शायद वो लगाने लगे जी। फोटो लगा लो, फोटो से क्या फर्क पड़ता है? अगर फोटो से वोट आते तो फिर इनेलो की 2 ही सीट आती। वोट तो जनता ने डालना है, इनेलो वाले तो फोटो लगा रहे थे जो ओम प्रकाश चौटाला का। उससे पहले जब ये इकट्ठे थे तो ओम प्रकाश चौटाला कमान संभाल रहे थे, फोटो की जरूरत नहीं थी। तो क्या इन दोनों को ये नहीं सोचना चाहिए इकट्ठे हो जाएं या होंगे? देखो मेरे को ये लगता है कि अभी इकट्ठे नहीं होंगे, कोई संभावना दिख नहीं रही। हालांकि राजनीति में जब सब कुछ लुट पिट जाए ना तो इकट्ठे भी हो जाते हैं, लेकिन वो लुट पिटने के बाद होते हैं। लुट पिट भी चुके हैं लेकिन ये थोड़ी कसर और रही है। अब हालात ये है कि चौधरी देवीलाल का परिवार 3 धड़ों में बटा हुआ है। एक धड़ा इंडियन नेशनल लोकदल, अभय सिंह चौटाला, वो रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, उनकी पार्टी इसमें कोई दो राय नहीं। और उनको 2 मजबूत अपने परिवार के जो है 2 मजबूत पिलर मिले हुए हैं। एक सुनैना चौटाला जो महिलाओं में बड़ी लोकप्रिय भी हैं और खूब जो वो एक्टिव भी हैं और ये कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं कि हरियाणा प्रदेश की जितनी महिला नेत्रियां हैं किसी भी पार्टी की, आज के दिन उनमें सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई है तो वो सुनैना चौटाला है। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्टिव सारी पार्टी में, स्माइली फेस है, बिल्कुल पॉजिटिव, मिलनसार है, मिलनसार, ठीक है, कोई दो राय नहीं इसमें, और लगातार एक्टिव भी रहती है। ठीक है, एक दिन सिरसा है तो अगले दिन वो जींद मिलेंगी, उससे अगले दिन वो गुड़गांव मिलेंगी, उससे अगले दिन महेंद्रगढ़ मिलेंगी, उससे अगले दिन कुरुक्षेत्र मिलेंगी, पूरा हरियाणा वो घूमती रहती हैं। और दूसरा उनको आदित्य देवीलाल जो उन्हीं के चाचा अभय सिंह के चाचा का लड़का है, जो विधायक दल का नेता है, उसको भी राजनीति की अच्छी खासी सूझबूझ है। और चूंकि वो बीजेपी में रहा है तो उसको बीजेपी वालों के अच्छे जो काम है, जो नब्ज है, उसका भी पता है। तो एक आदित्य देवीलाल, ये 2 उनको अपने अच्छे जो है पिलर पार्टी के लिए मिले हैं। तीनों मिलकर के खूब संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन 2 माइनस पॉइंट अभय सिंह चौटाला के हैं जो उनको राजनीतिक रूप से स्थापित नहीं होने दे रही। एक तो ये है कि उनका अपनी भाषा शैली पर कंट्रोल नहीं है, वो किसी को तू तड़ाक से बोल देते हैं। अब तो नहीं है, सब तो मेरे ख्याल से अब भी बोल देते हैं। अब तो इससे ज्यादा पोलाइट क्या होगा जब वो यूं कह रहे हैं कि मेरे पैर में जूता हुआ है,
7.5 महीने में जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी इमेज बढ़ाई जी। भैया सिंह चौटाला बहुत शरीफ आदमी है, जैसा पब्लिक में दूसरे लोग कहते हैं वैसा नहीं है, वो बहुत बड़ी आदमी है। और उसने 1 सेकंड नहीं लगाई और 2 बार रिपीट किया। एक बार तो चलो इत्तेफाकिया निकल जाती है बात, क्योंकि गुस्से में कोई बात निकलेगी, दूसरी बार तो मोर ला दी, लेकिन दूसरी बार फिर कही है मैं अगर फोटो लगा तो मेरे पैर में जूता हो, तो वो 0 हो जाता मामला। दूसरा उनमें एक कमी मैं और जो मान रहा हूं वो ये कि उनके जो दोनों बेटे हैं करण और अर्जुन चौटाला, उनको वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह धक्का लगा करके और आगे बढ़ जाएं, राजनीति बढ़ाएं, लेकिन दोनों में वो राजनीतिक गट्स नजर नहीं आ रहे। अर्जुन चौटाला ठीक है, धोती बांध ली, खंडका बांध ली, उनसे देवीलाल थोड़ी बने हैं। देवीलाल बनने के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है रोड पे। 7.5 महीने विधायक बने हुए हो गए, बताओ अर्जुन चौटाला कितने